हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ का एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंसी टू पार्टीज। कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेसिटी। पार्टीज के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका सेक्शन 10 कहता है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इस एक्ट का सेक्शन 11 बताता है कि वो कौन सी पार्टी है जिसको हम मानकर चलेंगे कि ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कि ये इनके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट को करने की। कहते हैं वो कोई भी पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ मेच्योरिटी इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, ही और शी इज ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए पर्सन। नंबर 3, वो किसी भी लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर तो ये 3 चीज़ें हैं तो वो पर्सन मतलब कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। सबसे पहले बात क्या थी कि हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 ईयर्स और उससे मोर का है। अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स और उससे मोर का है तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेजर पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। मान लो एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, इसने इसको कोई ऑफर दिया, ठीक है, और इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि इसने जो मुझको ऑफर दिया है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या पॉजिटिव पड़ेगा क्या नेगेटिव पड़ेगा, मतलब रैशनल जजमेंट कर ही नहीं पा रहा ये, तो क्या ये पर्सन साउंड माइंड का हुआ? नहीं। तो अगर उसके पास इतना है, इतनी जजमेंट वो कर सकता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, क्या अच्छा प्रभाव हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तभी तो वो कहलाया जाएगा ना कि हाँ ये पर्सन साउंड माइंड का है, इसको इतनी समझ है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या गलत है। ठीक है, तो कहते हैं वो पर्सन अगर साउंड माइंड का है तभी वो क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, वो पर्सन किसी लॉ की तरफ से अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन सा पर्सन? सबसे पहले जो माइनर होते हैं, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, जो पर्सन किसी लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते हैं। इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, वो वैलिड नहीं माना जाता। सबसे पहले देख लेते हैं माइनर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। माइनर का जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो माइनर हम लोग जनरली क्या मानकर चलते हैं, हम लोग हमेशा यही कहते हैं ना, 18 साल से जो कम का पर्सन है, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स, जो बंदा 18 साल से कम का है उसको हम क्या मानकर चलते हैं कि ये कौन है, ये माइनर है, बिलो। ठीक है, बिलो 18 ईयर्स का हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, माइनर है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें अगर कोई बिलो 21 ईयर्स का है ना तब भी उसको माइनर ही मानते हैं। जनरली हम लोग क्या बात करते हैं कि 18 साल से कम का है तो मतलब ये बच्चा ही है, मतलब ये माइनर है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी होते हैं जहाँ पर 21 साल का जब तक वो नहीं हो जाता उसको माइनर ही माना जाता है। अब ये स्पेशल केसेस कौन से हैं जहाँ पर उसको माइनर ही माना जाता है जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता? मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक बच्चा है, इसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, इसको ना लॉ ने अपॉइंट करके दिया है, मतलब सरकार ने लॉ ने इसको अपॉइंट करके दिया है गार्जियन। तो इस केस में जब तक ये 21 साल का नहीं हो जाता इसको तब तक माइनर ही माना जाएगा। सेकंड केस, मान लो इसके पास गार्जियन तो कोई है ही नहीं लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई बड़ा नहीं है। ठीक है,
तो अब ये बच्चा है क्योंकि, तो कोई भी इससे कोई भी गलत मलत साइन करवा कर, ठीक है, मतलब इसको बेवकूफ़ बना कर, क्योंकि इसको इतनी नॉलेज नहीं, अभी बच्चा है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प सकता है। तो ऐसे केस में ना सरकार जिम्मेवार लेती है कि जब तक ये 21 साल का नहीं हो जाता ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो कोर्ट ऑफ वार्ड, जो बच्चों का कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ वार्ड, तब तक वो वहाँ रहे, मतलब वो प्रॉपर्टी इसकी संभालते हैं, ठीक है। जब ये 21 साल का हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी इसको वापस दे दी जाती है, ठीक है। तो समझ में आया। जनरली तो 18 साल से बिलो तक हम माइनर मानते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई गार्जियन नहीं है और उसको वो जो गार्डियन है वो लॉ अपॉइंट करके देती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करके देती है, तो उस केस में वो जब तक 21 साल का नहीं हो जाता वो माइनर ही माना जाता है। या फिर उसके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन प्रॉपर्टी को संभालने के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई गार्डियन नहीं है, तो उस केस में भी जब उसकी प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी सरकार ले रही है, तो उस केस में भी जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता उसको माइनर ही ठहराया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइनर के साथ जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है ना वो वाइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो मतलब बिगिनिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एग्रीमेंट की शुरुआत से वो क्या है, एग्रीमेंट वाइड ही माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझना, ये एक बच्चा है, ठीक है, ये गया एक दुकानदार के पास, ये एक्चुअली ये ना गोल्ड बेच, सुनार है, एक सुनार के पास गया जो जिसका गोल्ड की शॉप है इसकी, ठीक है। ये इसके पास गया अपनी गोल्ड की चेन लेकर, और इसने बोला अंकल क्या आप मेरी गोल्ड की चेन खरीदेंगे 1500 रुपये में। तो इसने जब चेक करा, कह रहा कमाल है, 2500 की चेन मुझे 1500 में दे रहा है, मेरा क्या जाता है। वो कहता है ठीक है, वो खरीद लेता है और इसको 1500 रुपया दे देता है। अब है तो ये बच्चा 1500 रुपये आ गया, खुश हो गया, दोस्तों के साथ गया, मूवी देखी, खाया पिया, 1500 रुपये सारे कर दिए ख़त्म। फिर इसको याद आया यार घर जाएगा तो मार पड़ेगी कि गोल्ड की चेन कहाँ चली गई। तो इसने क्या करा, दोबारा से गया अंकल के पास, अंकल मेरी चेन वापस करो। अंकल बोला मैं क्यों वापस करूँ, तेरे को पूरे 1500 रुपये दिए मैंने, मैं क्यों चेन वापस करूँ। तो ये जो बच्चा है ना ये गया कोर्ट में, जज साहब के पास, कोर्ट में इसने मतलब केस करा, मतलब इसने ने इसके मदर ने इसके बिहाफ पे मान लो कर दिया, मतलब केस हो गया, ठीक है। तो फिर ये जज साहब जी बोले कि आप ना जो इसके साथ अग्रीमेंट कह रहे हो कि हुआ था, इसने आपने इसको गोल्ड की चेन इसकी ली तो बदले में 1500 रुपये भी दिए आपने, लेकिन जज साहब जी बोले सुनिए भाई साहब, क्योंकि ये बच्चा है, आपने एग्रीमेंट किसके साथ कर लिया, बच्चे के साथ, माइनर के साथ, और जो माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट होता है वो कभी वैलिड माना ही नहीं जाता, वो वाइड होता है, क्योंकि वो शुरू से ही वैलिड माना ही नहीं जाता, वो बिगिनिंग से ही वाइड होता है। क्योंकि जब ये एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है तो इसका मतलब ये कहते हैं कि ये लायबल ही नहीं है कि आपको 1500 रुपये वापस करे, क्योंकि लॉ की नज़रों में ये लायबल ही नहीं है, ये जो केस किया है ये वैलिड ही नहीं माना जा रहा, ये एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं माना जा रहा। क्यों, क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट पहले ही वॉइड है, तो फिर अब इसमें कोर्ट क्या करे, है ना। तो इस एग्जाम्पल से ना आप ये पॉइंट समझना, अब ये पॉइंट से समझना, आपको इसमें माइनर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है वो वाइड होता है शुरू से ही, ठीक है, बिगिनिंग से ही वो वाइड माना जाता है, इसीलिए ये जो बीच में दोनों के एग्रीमेंट हुआ था इसको लॉ वैलिड नहीं मानती, ठीक है। दूसरी बात, माइनर जो होता है, आप लोगों ने पार्टनरशिप में भी सुना होगा कि वो बेनिफिशरी हो सकता है, वो बेनिफिट्स ले सकता है एग्रीमेंट के, लेकिन वो कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी रिफंड, कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं होता। इसलिए इस एग्रीमेंट में इसको 1500 रुपये जो मिल गए वो इसको बेनिफिट हो गया, बेनिफिट के लिए वो लायबल है, लेकिन क्योंकि ये माइनर है अब ये कोई भी लाइबिलिटी पे करने के लिए, कोई भी रिफंड पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पर इसको अब इसके 1500 रुपये वापस रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माइनर है। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट,
तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जिसमें वो सुनियार जो था उसको तो उसकी गोल्ड चेन रिटर्न करनी पड़ेगी माइनर की, लेकिन माइनर जो है उसको रिफंड का 1500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी रिफंड पे करने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं माइनर के केस में क्या होता है। कई बार ना ऐसा होता है, जो माइनर है ना वो ना सामने एग्रीमेंट कर लेता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब मिस रिप्रेजेंट करके, वो खुद को ना मेजर रिप्रेजेंट करके एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन बाद में अगर पता चल जाए ना कि वो एक्चुअल में माइनर ही था, तो उस केस में भी वहाँ पे माइनर की गलती नहीं निकाली जाती, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही रहता है। कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब ना ऐसे एक और बच्चा गया ये सुनियार के पास, ये वाले जो गोल्ड की शॉप थी जिसकी, ठीक है, ये उसके पास गया कि अंकल आप मेरी गोल्ड चेन खरीदेंगे 2000 रुपये में, ठीक है, कि 2000 रुपये में क्या आप मेरी गोल्ड चेन खरीदेंगे। तो ये बोला नहीं, इसने मना कर दिया, क्योंकि पहले इसको सीख मिल गई थी ना कि भाई ना माइनर के साथ नहीं एग्रीमेंट करते। तो इसने कहा नहीं नहीं मैं माइनर नहीं हूँ, ये ना अपना फेक लाइसेंस दिखा देता है, फेक ही दिखा देता है, ये ना फेक लाइसेंस दिखाता है, जिसमें ये शो कर देता है कि ये 18 साल का है, मतलब खुद को मेजर शो कर दिया। तो ये कहता है ठीक है तुम मेजर हो, ठीक है, मैं तुम अपनी गोल्ड चेन दो, मैं तुमको 2000 रुपये देता हूँ। इसने दे दिए। अब इसके पास आगे 2000 रुपये है, तो एक्चुअल में ये भी बच्चा, इसने भी ऐसे ही करा, दोस्तों के साथ पैसा उड़ा दिया घूमने फिरने में, खाने पीने में। फिर ये दोबारा गया, ये फिर से गया, मेरी गोल्ड चेन दे दीजिए। तो बोला ना मैं तो नहीं दूंगा, मैंने तो इसके 2000 रुपये दिए हैं, गोल्ड चेन लेनी है तो 2000 वापस कर। वो बोलता अच्छा 2000 वापस लोगे, मैं नहीं दूंगा। तो ये बच्चा क्या करता है, ये जो बच्चा है ये जाता है जज साहब के पास, जज साहब मुझे मेरी गोल्ड चेन वापस दिलवा दीजिए, मैं माइनर हूँ तो ये एग्रीमेंट तो वाइड होता है, तो प्लीज़ अब मुझे मेरी गोल्ड चेन वापस दिलवा दीजिए। अब जज साहब इसको बोले अबे तेरे को अभी भी नहीं समझ में आया, तूने फिर से माइनर के साथ अग्रीमेंट करा, तेरे को बोला था ना माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है, वो वैलिड नहीं होता। तो ये बोला नहीं नहीं जज साहब, इसने ना मुझसे झूठ बोला, ये देखिए लाइसेंस की कॉपी, इसने ना मुझे ये शो करा था कि मैं मेजर हूँ, तभी तो मैंने इसके साथ अग्रीमेंट करा। तो जज साहब बोले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम बड़े हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी अग्रीमेंट करने से पहले कि तुम अच्छे से जांच पड़ताल करते कि क्या ये पर्सन वाकई में मेजर है, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो यहाँ पर भी ये केस वाइड ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये वाइड ही रहेगा। तो तुम इसकी गोल्ड चेन रिटर्न कर दो, लेकिन ये तुम्हें 2000 देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर जो माइनर है वो खुद को मिस रिप्रेजेंट करके भी ऐसा शो करे कि मैं मेजर हूँ, और बाद में अगर पता चलता है फिर भी वो किसी लाइबिलिटी के लायबल नहीं है, फिर भी वो जो है जो एग्रीमेंट है वो वाइड ही माना जाता है, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट। अब समझते हैं माइनर का फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, कई बार जो होता है माइनर ने जब कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट करा होता है तब वो माइनर होता है, लेकिन बाद में जब वो मेजर भी हो जाए ना तो भी वो जो एग्रीमेंट शुरू जब मतलब हुआ, क्योंकि उस टाइम पे था जब वो माइनर था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी मेजोरिटी के टाइम पर भी वाइड ही माना जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा है, ये गया एक मनी लेंडर के पास, किसके पास गया, ये मनी लेंडर के पास गया, इसने मनी लेंडर के पास अपना बाइक मॉर्गेज रख दिया, मतलब गिरवी रख दिया, ठीक है, और इससे इसने ले लिए 15,000 रुपये अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे कहीं जाने के लिए। तो जब ये घूम फिर आया, ठीक है, जब मतलब इसने पैसे लिए थे, जब तो उनके बीच में मॉर्गेज की वो डील हुई थी, तब था ये माइनर, ठीक है। अब जब पैसे रिटर्न करने की बारी आई तब ये मेजर तो बन गया, ठीक है, मतलब वो 18 साल का हो गया, उसका मान लो बीच में बर्थडे आ गया, तो ये ना क्या करता है, जाता है कोर्ट में, इतना चालाक निकला, गया कोर्ट में, जज को बोला कि जज साहब जब हमारे बीच में मॉर्गेज की डील हुई थी ना तब मैं माइनर था, तो प्लीज़ आप ये मॉर्गेज डील कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि ये माइनर था उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था, अब भले ही वो मेजर हो गया है लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ था तब तो वो माइनर था ना, और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बिगिनिंग से ही वाइड माना जाता है,
इसीलिए यहाँ पर ये जज साहब इसकी बात मान लेते हैं और जो ये मॉर्टगेज डील हुई थी उसको कैंसिल करवा देते हैं। अब यहाँ पर इसको इसकी बाइक वापस मिल जाएगी और इसको 15,000 रुपये देने की भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे माइनर के पॉइंट्स। ड्रग्स एक बार देख लो कि वैसे तो वो 18 साल से बिलो तक को हम माइनर मानते हैं, लेकिन जब उस माइनर का कोई गार्डियन ना हो तब उसको जो गार्डियन है वो लॉ की तरफ से अपॉइंट किया गया हो, उस केस में जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको माइनर ही ठहराया जाता है। या फिर उसके पास गार्डियन नहीं है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कौन सा बाकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है, सरकार ले रही है। जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलती है। इस केस में भी उसको 21 साल तक माइनर ही माना जाता है। माइनर के केस में जो एग्रीमेंट है वो शुरू से वाइड माना जाता है। ठीक है, चाहे वो खुद को मिस रिप्रेजेंट भी करे फिर भी उसके साथ किया गया एग्रीमेंट वाइड ही माना जाता है। थर्ड केस पे अगर वो मान लो मेजर भी हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट तब हुआ था जब वो माइनर था, इसलिए तब भी वो एग्रीमेंट वाइड ही रहेगा। फोर्थ केस में कि जो होता है माइनर वो बेनिफिशियरी हो सकता है लेकिन वो किसी भी लाइबिलिटी के लिए, किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए, किसी भी रिफंड के लिए लाइबल नहीं माना जाता। तो ये था माइनर हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड कैसे? सबसे पहले केस आता है इसमें इडियट का। वो कौन होते हैं? जिनको समझ ही नहीं है कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, वो रैशनल जजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। जिस बंदे को इतनी समझ ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? नहीं। सेकंड केस आता है लुनेटिक। वो होता है जो ना मेंटली डिप्रेस्ड, मेंटली अपसेट, इल होते हैं, कुछ ट्रेजेडी की वजह से मान लो डिप्रेशन में चले गए हों, या कुछ लोग सिर्फ टेम्परेरी, कईयों को कहते हैं दौरे पड़ते हैं लेकिन वैसे वो नॉर्मली ठीक रहते हैं, ये आते हैं लुनेटिक में। फॉर एग्जाम्पल लिख के समझते हैं। ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है, इसका ना मान लो एक भाई था जो स्विमिंग पूल में ना तैरते तैरते स्विमिंग करते करते बेचारा मर गया था। इस बात का इसको ऐसा शौक लगा कि ये डिप्रेशन में चली गई। अपना ये जब भी स्विमिंग पूल देखती है तो इसको जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं, लेकिन वैसे ये नॉर्मली ठीक रहती है। अब ना ये भाई साहब इसके साथ आए कॉन्ट्रैक्ट करने। उस हालत में जब ये बिल्कुल सही है, इसका माइंड एकदम सही है, उस हालत में जब इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो माना जाएगा वैलिड। अब मैंने क्या बताया था आपको कि स्विमिंग पूल को देखकर इसको दौरे पड़ते हैं। अब ये ऐसी हालत में है कि इसका माइंड सेट नहीं है, बहुत अपसेट हो गया है, तो उस हालत में जब ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाइड माना जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस पर्सन के माइंड की हालत कैसी है, माइंड ठीक है कैसा है उसका, इस वक्त वो नॉर्मल सिचुएशन में है या नहीं। अगर तो वो नॉर्मल बिहेव कर रही है तो वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इस वक्त वो ऐसे हालत में है जहाँ उसके दौरे पड़ रहे हैं, उसका माइंड अपसेट हुआ हुआ है, इस हालत में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे आता है ड्रंक दैट के केस में। जो मान लो ये पर्सन है इस वक्त ये इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है, ये बिल्कुल होश में नहीं है, और इस हालत में अगर इसके साथ कोई पर्सन आता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल होश में है, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। ये था अनसाउंड माइंड का केस। अब समझते हैं व्हेन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एलियन एनिमी। अब ये क्या होते हैं? मान लो इंडिया की वॉर हुई है किसके साथ? चाइना के साथ। इंडिया की वॉर हुई है चाइना के साथ। अब जाहिर सी बात है इसके साथ वॉर चल रही है तो इसके रेजिडेंट के साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं। ठीक है, इसमें दो केस बन गए। एक मान लो अब पता थोड़ी था हमें कि वॉर होनी है, मान लो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वॉर के समय में भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हो, कंटिन्यू रख रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं माना जाएगा। वो लॉ की नज़रों में एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो आपने करना ही क्यों है, वो भी आप नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ वॉर के दौरान भी अगर आप जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था आप चाहते हो कि वो लॉ की नज़रों में एनफोर्स्ड हो, या फिर आप कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी।
ठीक है। वैसे तो वॉर के टाइम पे ना ही आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को आगे रख सकते हो कंटिन्यू, ना ही आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि करोगे तो वो लॉ की नज़रों में एनफोर्सेबल ही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो एनफोर्स्ड हो बाय लॉ, तब उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये था एलियन एनिमी के केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स। फॉरेन डिप्लोमेट्स कैसे हो गए? ये इंडिया है, इंडिया में मान लो अमेरिका की एम्बेसी है, ये है अमेरिका का रेजिडेंट, ये इसमें काम करता है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे अपनी कंट्री को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना इन लोगों को हम लोग ना डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम डायरेक्टली केस नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान देना, इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है जिसमें अमेरिका का रेजिडेंट काम कर रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते। दो केसेस से स्यू कर सकते हैं। कैसे? या तो ये खुद को खुद ही सरेंडर कर दे, या फिर उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। मान लो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, उसका रेजिडेंट यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको भी अगर आपने स्यू करना है, कुछ हुआ ऐसा, तो या तो वो खुद सरेंडर कर दे, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली किसी पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। ये थे फॉरेन डिप्लोमेट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कन्विक्ट। मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इम्प्रिजन्ड है, ये सलाखों के पीछे है, ठीक है। वैसे मैंने पता नहीं है क्या टीवी सा बना दिया, चलो ये ना जेल में है, ठीक है, ये पर्सन जेल में है, इसको ना 5 साल की सजा है। अब इस दौरान इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो तो जेल में है, सजा भुगत रहा है। अब उसके 5 साल की सजा होगी पूरी, अब ये बाहर है जेल के, तो अब लॉ ने कह दिया कि हाँ ये अब क्वालिफाइड है, अब इसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन जितना टाइम ये अपनी सजा भुगत रहा है उतने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कहलाया जाएगा, उतने टाइम के लिए आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कॉर्पोरेशन की। अच्छा, आपने सुना होगा ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है हर एक कंपनी, उसमें बहुत सारे क्लॉसेज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, है ना। उसमें एक जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें मेंशन करा गया होता है ना कि एक कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए उसने या कंपनी स्टार्ट करी है, वो ऑब्जेक्ट मेंशन करना होता है, ठीक है। उसमें जो लिखा गया उसके बियॉन्ड अगर आप काम करते हो ना, तो वो लॉ की नज़रों में वैलिड नहीं माना जाता। जो चीज़ उसमें आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। जो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन कर दिया, बस आप उस हिसाब से काम करते हो। अगर उसके बियॉन्ड जाते हो तो लॉ फिर वैलिड नहीं मानती उसको। अब मान लो ये एक XYZ कंपनी है, ठीक है जी, XYZ कंपनी है, इसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या मेंशन करा था कि इनका काम रेस्टोरेंट बनाने का है, इन्होंने रेस्टोरेंट बनाना करना है, ठीक है। लेकिन मेंशन सिर्फ ये करा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या करा, साथ में ना और पैसे कमाने के लालच के चक्कर में ना इन्होंने ना लोगों को इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा भी देना शुरू कर दिया। तो अब हुआ क्या है, मान लो इन्होंने ये 3 4 5 पर्सन 6 पर्सन को ना पैसा दिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, अब कंपनी को वापस करे ही नहीं पैसे, इंटरेस्ट के पैसे वापस करे ही नहीं। ये कंपनी गई कोर्ट में जज के पास कि देखिए जज साहब, ये मुझे हमारे पैसे नहीं वापस कर रहे। तो जज ने पूछा, क्या आपने ये बात कि आप इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देंगे अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन करी थी? तो कहा नहीं, कंपनी कहती नहीं। तो बस कोर्ट कहता, क्योंकि आपने ये मेंशन ही नहीं करा था, इसलिए ये जो आपका आपने क्योंकि बियॉन्ड जाके काम किया अपने क्लॉज के, तो ये काम वैलिड ही नहीं माना जाएगा, ये लॉ की नज़र में वैलिड ही नहीं है। तो फिर ये लोग अब लाइबल ही नहीं रहे आपको इंटरेस्ट के पैसे वापस करें। क्यों? क्योंकि ये काम वैलिड ही नहीं है, जो काम लॉ की नज़रों में सही नहीं है। अब लोग क्यों जाके इनको कहे कि इनके पैसे रिटर्न करो? लॉ बोली आपने अपने क्लॉज के अगेंस्ट जाके काम किया ही क्यों, बियॉन्ड जाके काम किया ही क्यों? इसलिए अब ये लोग लाइबल नहीं है, गए पैसे तो गए। अगर आपको ये काम करना था तो आपको पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज में इसको मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कॉम्पिटेंट
टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन सी पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्टली कॉम्पिटेंट होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। सो बिजनेस लॉ की और भी जो वीडियोस बन चुकी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वो वीडियोस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।